सविता और उसके दोनों बेटे कमल और सोनू घर में नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। लगभग 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक नाश्ता टेबल पर नहीं आया था। तभी कमल बोलता है, क्या मुसीबत है, ये तो रोज रोज का नया ड्रामा हो चुका है। सुबह के 8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक टेबल पर नाश्ता नहीं आया है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ड्रामा रोज सुबह सुबह का नहीं बल्कि तीनों टाइम का हो चुका है। अरे कभी भी हमें टाइम पर खाना तो मिलता ही नहीं और ना ही नाश्ता मिलता है। बेटा मैं क्या करूं, मैं तो तुम दोनों की पत्नियों को समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन तुम दोनों की बीवियां किसी की कंट्रोल में थोड़ी ना है। उन्हें तो हमेशा अपनी ही मर्जी चलानी होती है, इसलिए उनका जब मन करता है तब हमारे सामने नाश्ता खाना परोस देती है, क्योंकि वो थोड़ी ना किसी के नियम अनुसार चलने वाली है। अरे उनके हाथ का खाना खाने से तो अच्छा है कि हम खुद ही खाना पकाना शुरू कर दें। कम से कम हमें अपने भूख के अकॉर्डिंग टाइम पर खाना तो मिलेगा। और नहीं तो क्या, और कम से कम सुबह सुबह समय पर खाना तो मिल जाया करेगा। यहाँ इंतजार करते करते पेट में कूद रहे चूहे भी मर जाते हैं। थोड़ा रुक जाओ बेटा, वो दोनों बस नाश्ता लेकर आती ही होंगी। सविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर उसकी दोनों बहुएं राधा और माया हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए आती है। इसके बाद दोनों सभी को नाश्ता परोसती है। तभी सोनू चाय का एक घूंट भरते हुए बोलता है, ये क्या है, ये चाय एकदम ठंडी है। और ये पराठा, ये भी एकदम ठंडा है। जी हमने तो गरम गरम ही बनाया था, लेकिन यहाँ तक लाते लाते ही ठंडा हो गया। इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तुम्हारी थोड़ी ना, गलती तो हमारी है। हमारे चक्कर में ही चाय और पराठे ठंडे हो गए, है ना? तुम दोनों से तो बहस करना ही बेकार है। चाहे कितना भी समझा लो, कुछ असर नहीं होता है तुम दोनों को। अरे किसने कहा है तुम दोनों घर से बाहर खेत में रसोई बनाकर खाना बनाने के लिए? जी देखिए, हमें हमेशा से खुले में खाना बनाने की आदत है। हमसे ये रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनता है, इसलिए हम दोनों खेत में जाकर खाना बनाते हैं। और नहीं तो क्या, ऐसा लगता है जैसे किसी माचिस की डिब्बी में बैठकर खाना बना रहे हो, इसलिए हम खुले में खाना बनाते हैं। अब खेत से यहाँ तक आते आते खाना ठंडा हो गया। अरे तो इसमें बहस करने की क्या जरूरत है, जाकर रसोई में गर्म करके ले आओ खाना। माँ जी, शायद आप भूल रही है कि रसोई में सिर्फ डब्बे के अलावा और कुछ भी नहीं है। गैस चूल्हा सब कुछ तो मैं और माया खेत में ले गए हैं। पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने, जो हर सुबह ये ठंडा नाश्ता करना पड़ता है। एक तो नाश्ता आता लेट है, ऊपर से ठंडा आता है। सुबह सुबह सारा मूड खराब हो जाता है। बेटा अब जो है खा लो, मूड मत खराब करो। एकदम ठीक तो है चाय, खाना खाइए, आप बस बोले चले जा रहे हो। और पराठा भी बिल्कुल ठीक है। अब क्या बिल्कुल तवे से उतरता हुआ ही खा लेंगे क्या आप? इसी तरह से सभी लोग जैसे तैसे करके ठंडा नाश्ता ही खा लेते हैं। दरअसल सविता की दोनों बहुएं राधा और माया को हमेशा से ही खुले में खाना बनाने की आदत थी, क्योंकि दोनों ही गांव से जो आई थी और जहां पर सविता का घर था उसके ठीक पास में ही बहुत सारी खाली जमीन थी जो कि खेतों जैसे ही लगा करती थी। इसलिए शादी के बाद से ही राधा और माया ने घर की रसोई को छोड़कर खेतों में ही अपनी रसोई बना ली थी और हर दिन दोनों वहीं पर खाना पकाया करती थी और खाना पकाकर घर लेकर आया करती थी। इसी तरह से एक दिन जब सभी लोग बैठे होते हैं तभी कमल बोलता है, राधा सुनो, आज तुम खाने में ना गर्मा गर्म आलू पूरी बना दो। मेरा बड़ा मन कर रहा है गरम गरम आलू पूरी खाने का। और भगवान के लिए खाना बिल्कुल टाइम पर बनाना, लेट मत करना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। जी ठीक है, बना देती हूँ आलू पूरी, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल टाइम पर बनाऊंगी। वो कभी कभी लेट हो जाता है, पर आज मैं पूरी कोशिश करूंगी टाइम पर खाना बनाने की। एकदम फूली फूली बढ़िया बढ़िया पूरी और साथ में तर्री वाले आलू की सब्जी, मजा आ जाएगा खाने में। और जब आलू पूरी बन ही रही है तो माया मेरे लिए ना तुम गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी भी साथ में तल ही देना। जी ठीक है, मैं आपके लिए कचौड़ियाँ बना दूंगी। और फिर तुम दोनों सोच क्या रही हो? जाओ जल्दी से हमारे लिए बना कर लेकर आओ। जी ठीक है, जा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी लेकर आते हैं आपकी फूली फूली पूरियाँ और कचौड़ियाँ। माया और राधा दोनों ही खेतों में अपनी रसोई की तरफ पूरी कचौड़ी बनाने के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले थाली में राधा 2 पूरी और आलू की सब्जी सजाकर कमल के लिए लेकर आती है और उसे खाने के लिए देती है। अभी राधा घर के दरवाजे पर ही खड़े होकर खेत में जा ही रही होती है कि तभी कमल पीछे से आवाज देता है, अरे पूड़ियाँ तो खत्म भी हो गई,
जल्दी से और बना कर लाओ। और हाँ, गरम गरम ही लाना, बिल्कुल लेट मत करना। जी जी, लेकर आ रही हूँ, 2 मिनट। जल्दी जाओ, ऐसे तो मेरी भूख ही मर जाएगी। राधा भागी भागी जाती है और फिर से 2 पूरियां तलकर लेकर आती है और गरम गरम फूली फूली पूड़ियां लाकर कमल की थाली में रख देती है। ऐसे ही लगभग राधा के 10 चक्कर लग जाते हैं और बेचारी की बुरी तरीके से सांस चढ़ जाती है। और खेतों में बैठी हुई माया राधा का चेहरा देखकर बोलती है, क्या हुआ राधा दीदी, आप इतना ज्यादा हाफ क्यों रही है? क्या हो गया? आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। होना क्या है, गरम गरम पूरियां खिलाने के चक्कर में इतनी ज्यादा भागम भाग हो गई जैसे कि मैं मैराथन में दौड़ कर आई हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती क्योंकि ऑर्डर आया है, गरम गरम पूरियां ही चाहिए सबको। अब आप कचौड़ियाँ तलिए, मैं इनको खाना खिला कर आती हूँ, पहले थोड़ा सांस ले लीजिए। हाँ ठीक है। अब राधा कचौड़ियाँ तलने बैठ जाती है और कमल की तरह सोनू भी माया की खूब भागम भाग करवाता है और बेचारी दोनों बुरी तरीके से थक जाती है। अब दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रात का खाना बना सके। तभी सविता अपनी दोनों बहुओं के पास उनके खेत वाली रसोई में आती है और बोलती है, बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान भी आने वाले हैं और वो रात का खाना खाकर ही जाएंगे, इसलिए तुम दोनों आज डिनर में काफी सारी चीजें बना लेना। हे भगवान, हम तो पहले ही इतने थके हुए हैं और अब ऊपर से मेहमान भी आ रहे हैं। अरे हमारे ससुराल वाले तो हम दोनों बहुओं की रील बनाकर ही छोड़ेंगे। अरे कितना परेशान करेंगे ये लोग हमें। अरे मेहमानों को आज ही आना था क्या? कभी और नहीं आ सकते थे क्या? भगवान, और कितना परेशान करेंगे ये लोग हमें। क्या हुआ, थक गई तुम दोनों? नहीं नहीं माँ जी, हम बना देंगे। हाँ, हम सब कुछ बनाकर टाइम पर घर ले आएंगे। सविता वहाँ से चली जाती है और माया और राधा दोनों ही अपने खेत रसोई में घर वालों और मेहमानों के लिए खाना पकाना शुरू कर देती है। जिसके बाद दोनों एक एक करके खाने की बनी हुई सारी चीज़ों को घर ले जाती है और मेहमानों को परोसती है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं और सारा खाना भी खत्म हो जाता है। माया और राधा के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तभी सविता बोलती है, अरे तुम दोनों के खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब तुम दोनों को फिर से अपने खेत वाली रसोई में जाना पड़ेगा। अरे हमारे बस की नहीं है और खाना बनाना, अब तो हम बिना खाना खाए ही सो जाएंगे। और नहीं तो क्या, सुबह से चक्कर लगा लगा कर मेरे तो पैरों में भी सूजन आ गई है। तो हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम जाकर खेतों में रसोई बना लो। घर की रसोई में खाना बनाओ, खुद भी आराम से खाओ और तुम्हें कोई थकावट भी ना हो। बिल्कुल सही। और यहाँ पर खाना बनाओगी तो हम तीनों भी तुम्हारी मदद कर पाएंगे। मैं और माया अच्छे से जानते हैं आप सभी को हमारे खेतों की रसोई रास नहीं आती है, इसलिए बस आप किसी न किसी तरीके से हमारी रसोई वहाँ से हटवाना चाहते हैं। और नहीं तो क्या, जब देखो बात बात पर आप हमें हमारी रसोई वहाँ से हटवाने के लिए ही बोलते रहते हैं। चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही करते रहो अपनी भागम भाग। हमें क्या, हमें तो बस समय पर गर्मा गर्म खाना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही राधा और माया दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और अब हर दिन सोनू, कमल और सविता मिलकर राधा और माया को ऐसे ही खेत से घर और घर से खेत तक भगाया करते थे, जिस वजह से राधा और माया को बहुत ज्यादा थकावट भी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग बैठे होते हैं तभी सोनू बोलता है, देखो, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हम दोनों तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ बोल रहे हैं। राधा, माया, बात को समझने की कोशिश करो। जितना समय तुम खेत से घर और घर से खेत पर जाने में करती हो, इतने में तो तुम आराम से बैठकर खा सकती हो और आराम से रह भी सकती हो। बिल्कुल बहू, तुम्हें ऐसे बार बार भागता हुआ देखकर हमें भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमारी बात को समझो और खेतों की रसोई छोड़कर घर की रसोई में खाना बनाना शुरू करो। पर माँ जी, हमारा मन नहीं लगता है, वहाँ पर खाना बनाने में घुटन महसूस होती है। हमें खुले में खाना बनाने की आदत है, शायद इसी वजह से हम दोनों बहुएं खेत में अलग अलग रसोई बनाकर खाना बनाती है। बिल्कुल, हमें हमेशा से ही बाहर खाना बनाने की आदत है। बाहर ही खाना बनाना है ना, तो ठीक है, हम आंगन में तुम दोनों के लिए एक चूल्हा बना देते हैं। ये तो सही रहेगा। चूल्हे का नाम सुनते ही माया और राधा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और अब खेतों की रसोई वापस से घर में ट्रांसफर हो जाती है और अब घर के आंगन में चूल्हे पर ही राधा और माया खुले में बैठकर आराम से खाना बनाती है और उन्हें कोई भी भागम भाग नहीं करनी पड़ती है। हर्षिता ने जैसे ही देखा कि शुभम अपने माँ बाप के साथ उसके घर पर बैठा है,
उसे बहुत गुस्सा आता है। उन लोगों के चले जाने के बाद वो अपनी मम्मी पापा से कहती है, मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको कभी घर के अंदर मत आने देना। नंबर 1 का बिगड़ा हुआ लड़का है और आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं। क्या कमी है शुभम में? तुम्हें पता है उसके फादर के साथ मैं बिजनेस की बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूँ और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए। वाह पापा वाह, आपके बिजनेस की भेंट चढ़ जाए आपकी बेटी। हरगिज भी नहीं। किसी गरीब घर में शादी कर लूंगी, लेकिन मैं कभी इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। गरीब घर में शादी, तुम्हें पता भी है गरीब लोग कैसे रहते हैं। एक दिन क्या, 1 घंटा भी तुम उनके घर में नहीं निकाल सकती हो। ये ब्रांडेड कपड़े, ये आलीशान गाड़ी, ये खाना पीना, ये ऐशो आराम, वहां जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे मंजूर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लगता है इस लड़की के होश ठिकाने नहीं है अभी। इसे अपना अच्छा बुरा दिखाई नहीं दे रहा है। शुभम का परिवार बहुत जाना माना परिवार है। तुम वहां जाकर रहोगी तो राज करोगी, राज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। और ये कहकर हर्षिता अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगती है तो उसकी मम्मी कहती हैं, सुनो हर्षिता, शाम को समय से आ जाना। आज शुभम के पेरेंट्स ने अपने यहाँ पार्टी रखी है। हो सकता है वहां पर तुम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट भी हो जाए। मुझे टाइम लगा तो देखूंगी। हर्षिता गुस्से में अपने कॉलेज चली जाती है। उसी की क्लास में राघव नाम का एक लड़का था। वो बेहद गरीब था, लेकिन बहुत ही सुंदर और समझदार और इंटेलिजेंट था। राघव अपनी किताबों के पन्ने पलट रहा था। तभी हर्षिता उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। आज से पहले उन दोनों ने कभी कोई बातचीत नहीं की थी। यूं हर्षिता को अपने सामने खड़ा देखकर राघव घबरा जाता है। क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? सुनो राघव, क्या तुम मुझसे बगैर सवाल जवाब किए शादी कर सकते हो? शादी? आप मेरे साथ कोई प्रैंक करने के लिए तो नहीं आई है ना? देखिए, मैं एक गरीब लड़का हूँ और इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आता हूँ। प्लीज, आप अमीरों में चलते हैं ये प्रैंक। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। राघव, मैं एक बार फिर तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वरना इस कॉलेज के किसी भी गरीब लड़के से मैं शादी कर लूंगी। यहाँ कोई प्रैंक नहीं चल रहा और ना ही ये प्यार का मसला है। ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मुझे लगा कि तुम समझदार हो। एक बार किसी का हाथ थामोगे तो जिंदगी भर निभाओगे। हमारे बीच तो आज पहली बार बात हो रही है। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे जान सकती हैं? मुझसे शादी करोगे? हर्षिता की तेज आवाज से क्लास में बैठे हुए बाकी सभी बच्चे भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सब राघव की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा अगर ये किसी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन मुझे कभी दोष मत देना, क्योंकि तुमने खुद मुझे चुना है, मेरी जिंदगी को चुना है। मुझे मंजूर है। और फिर सभी बच्चों के साथ हर्षिता और राघव पास के मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे को माला पहनाकर राघव हर्षिता की मांग में सिंदूर भर देता है। फिर वो दोनों राघव के घर जाते हैं, जहाँ राघव की माँ, उसकी बहन और भाई था। माँ, मैं जानता हूँ मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और मेरे से आपके बहुत सारे अरमान जुड़े हैं। लेकिन माँ, आज सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे हर्षिता से शादी करनी पड़ी। मम्मी जी, इसमें राघव की कोई गलती नहीं है। मैंने ही राघव से कहा था कि मुझसे शादी कर लो, वरना मेरे घर वाले मेरी शादी शुभम से कर देते। उनको लगता है कि वो अमीर है तो उसके अंदर सारी खूबियां हैं, लेकिन वो लड़का बहुत ही बदतमीज है। उसे औरतों की इज्जत भी करनी नहीं आती। बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम किसी और लड़के को भी तो चुन सकती थी। तुमने राघव को ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे लगता है कि राघव ईमानदार है और हमारे रिश्ते की इज्जत करेगा। ये कॉलेज में भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। तो ठीक है बेटी, आज से तुम मेरे घर की बहू हो। एक माँ के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा इतना शरीफ है। नीतू, जाओ पूजा की थाली ले आओ। और तुम माधव, जाकर फूल खरीद कर लाओ जल्दी से, तुम्हारी भाभी के स्वागत के लिए। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। भाभी जी नमस्ते, मैं आपका देवर माधव। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बस मुझे बताना। तभी नीतू भी पूजा की थाल लेकर आती है। भाभी, ये दुपट्टा मैं अभी खरीद कर लाई थी कुछ दिन पहले। आप इसे ओढ़ लीजिए, आप बहुत सुंदर लगोगी।
और दुल्हन भी। और हर्षिता दुपट्टा ओढ़ लेती है। उसकी सास उसकी आरती करती है। घर छोटा और सादा सा था, लेकिन वहां बहुत ही पॉजिटिविटी थी। शादी किसी भी सूरत में हुई हो, लेकिन मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं अभी आस पड़ोस की औरतों को न्योता देकर आती हूँ। कम से कम शादी के गाने तो गाए जाएं इस घर में। माँ, तुम खुश तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहू का ध्यान रखो। मैं जरा आस पड़ोस में बोलकर आती हूँ और कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आती हूँ। नीतू, ओ नीतू, देख जरा, वहां डब्बे के नीचे 500 रुपए रखे होंगे, वो मुझे लाकर दे तो। तुम्हारे यहाँ पैसे डब्बे के नीचे रखते हैं? हाँ, जरूरत के लिए होते हैं। जब कभी घर में अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तो ये पैसे काम आते हैं, वरना आंखों के सामने रखे हुए पैसे तो तभी खत्म हो जाते हैं। और फिर मिठाई आती है, घरों से औरतें आती हैं, सब मंगल गीत गाती हैं। और शाम के समय हर्षिता राघव से कहती है, तुमने तो अपने घर पर बता दिया, मुझे भी अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे राघव? और फिर वो हर्षिता के घर जाते हैं, जहां पर ये जानकर कि हर्षिता ने राघव के साथ शादी कर ली है, उसके माता पिता भड़क जाते हैं। मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी हर्षिता। जो तुमने किया है, तुम्हारी वजह से मेरी बिजनेस की कितनी बड़ी डील रुक गई और हमारी समाज में नाक कट गई। तुम्हें सारी दुनिया जहान में बस यही लड़का मिला था, इतना गरीब। मम्मी, आपके स्टेटस और पापा आपके बिजनेस डील से तो अच्छा है कि मैं राघव के साथ खुश रहूं। मैं तो बस आप लोगों को बताने आई थी, आशीर्वाद देना ना देना आपकी मर्जी है। और फिर हर्षिता राघव के साथ वापस आ जाती है। और तब तक राघव की माँ ने हर्षिता के स्वागत के लिए बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बना रखा था। जल्दी से आओ, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आओ, सब मिल बैठकर खाना खाते हैं। और हर्षिता इधर उधर देखती है। राघव की माँ ने खाना जमीन पर लगा रखा था और आसपास कुछ कपड़े बिछा रखे थे, जिस पर बैठकर वो लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। इधर उधर क्या देख रही हो? हमारे घर में कोई कुर्सी नहीं है। हमारे यहाँ तो खाना नीचे बैठकर खाते हैं। ठीक है, मैं भी नीचे बैठकर खा लेती हूँ। और खाना खाते ही हर्षिता बहुत खुश हो जाती है। मम्मी जी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम मजेदार। आपको पता है, मुझे अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, फिर तो आपको अच्छा खाना बनाना भी आता होगा। ओह नो 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 नो, मैं तो कभी आज तक रसोई में गई भी नहीं हूँ। मेरे घर में तो सारा काम नौकर चाकर करते हैं। ये सब क्या है राघव भैया? भाभी क्या बहुत अमीर है? हाँ, तुम कह सकते हो। मैं बहुत अमीर थी जब तक मैं अपने माता पिता की बेटी थी। अब मैं इस घर की बहू हूँ। भाभी, फिर तो आप यहाँ आकर गरीब हो गई हो। पता नहीं आपको ये लाइफ पसंद आए या ना आए। मुझे राघव पसंद आ गए तो सब पसंद है। अगले दिन सुबह राघव कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, तो वो हर्षिता से भी तैयार होने के लिए कहता है। अरे, मिडिल क्लास लड़के तो कहते हैं कि उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं चाहिए, और तुम कह रहे हो कि कॉलेज चलो। हाँ बिल्कुल, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। शादी अचानक से लिया गया फैसला था, इसके लिए हम भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। और अब तो मुझे पार्ट टाइम काम भी करना पड़ेगा। मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेरी बीवी मेरी माँ के सामने हाथ फैलाए। ये सुनकर हर्षिता खुश हो जाती है और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। मैंने कल ही अपने दोस्त से बात की थी। मुझे शाम को इंटरव्यू के लिए जाना है। पार्ट टाइम काम है, 4 घंटे का। 10-15 हजार रुपए महीने के मिल जाएंगे। ओह माय गॉड राघव, 10-15 हजार रुपए में गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन माँ का कुछ सहारा तो बन ही जाएगा ना। मेरी माँ बड़ी मेहनती है, बहुत मेहनत करती है। वो लोगों के कपड़े सिलती है। इस तरह हर्षिता और राघव की लाइफ शुरू होती है। हर्षिता को हर कदम पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। अपनी गाड़ी में आने जाने वाली हर्षिता अब बस में बैठकर कॉलेज जा रही थी। सादे कपड़े पहनती थी और सादा ही खाना खाती थी। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। हर्षिता और राघव की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है।
एक दिन सुबह सुबह घर पर हर्षिता राघव से कहती है, राघव, हम दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी नौकरी के साथ साथ मेरे लिए भी नौकरी देखो। तुम्हारे लिए नौकरी? लेकिन क्यों? देखो, मुझे तुम्हारी नौकरी करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर्षिता, मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, और सच कहूं तो मेरे घर पर भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम नौकरी करो। लेकिन मैं तो इस घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर ये बात कर रही थी। सब ठीक है हर्षिता, तुम्हें 1 साल हो गया है हम लोगों के साथ रहते हुए, और तुमने बहुत एडजस्ट किया है, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन तुम भी नौकरी करो।